Hello students, welcome to the last class of chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज हम बचे हुए जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के वो करेंगे और दो एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले हमारा फोकस एनसीईआरटी के इन टेस्ट क्वेश्चंस पर होगा। पेज नंबर 216 फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से सुनना। हमसे कहा गया है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो रेजिस्टेंस हैं, एक 1 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस 10⁻⁶ ओम का है और दोनों को जोड़ दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करना, जज करना है, अंदाजा लगाना है कि अगर 1 ओम एंड 10⁻⁶ ओम इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस लगभग कितना होगा। ठीक है, हमें ये जज करना है, फाइंड नहीं करना। ठीक है, क्या आंसर आएगा उसके लिए पहले एक बार आप फाइंड कर लो, उसके बाद आपको हमेशा के लिए पता चल जाएगा कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं, एक की वैल्यू बहुत छोटी है, दूसरा और एक तरह से जो है दूसरा जो है उसके कंपैरिजन में काफी बड़ा है, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। एक बार हम इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद आप हमेशा के लिए अंदाजा लगा सकते हैं, जज कर सकते हैं। दोनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया। पहला रेजिस्टेंस 1 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस 10⁻⁶ ओम, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 0, ये 1 1 2 3 4 5 6 0, ये 1/r आ रहा है। r निकालने के लिए इसको हम इन्वर्ट कर देंगे, r की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5, ये 1। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू जो है 1 के आसपास आएगी। अगर हम डिवाइड करते हैं 0.999999 इस तरह से आ रहा है, मतलब r की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आएगी, 1 आएगी। अब आपको ये पता चल गया कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं, एक की वैल्यू बहुत छोटी है, दूसरा उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, और अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमेशा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल वाले के बराबर होगा। मतलब ये है, अगर दो रेजिस्टेंस हैं, एक 2 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है 2 लाख ओम का है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या आएगी, छोटे वाले की इक्वल आएगी। ये बात अब आप हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह से अगर 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3, एक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू 10⁻³ है, एक की पावर 10⁻⁶ है, और अगर हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो इनका टोटल रेजिस्टेंस हमेशा स्मॉल वाले के इक्वल आएगा। ठीक है, अब आप हमेशा के लिए जज कर सकते हैं इस बात को कि अगर दो या उससे ज्यादा रेजिस्टेंस हैं, एक की वैल्यू बहुत स्मॉल है, दूसरे उसके कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं, तो हमेशा टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉल वाले के बराबर आता है। अब आपको सॉल्व नहीं करना, अब आप इसको हमेशा के लिए जज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, दोनों पार्ट इसके ऐसे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारा। क्या कहा गया है क्वेश्चन में वो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम। इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे सारी इंफॉर्मेशन को नोट करते जाएंगे। ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, दूसरा एक हीटर है, इसका रेजिस्टेंस हमने R1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस 50 ओम। थर्ड क्या कहा गया है, एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। ठीक है, इन सबको जोड़ा है हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में टू ए 220 वोल्ट सप्लाई। वोल्टेज सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट। क्या कहा गया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड इन सेम सोर्स।
एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसका रेजिस्टेंस इन तीनों के बराबर है, ठीक है। और अब वो सर्किट से कितना करंट ड्रॉ करेगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है कैटल का वो इन तीनों के सम के बराबर है। अब ये सर्किट से कितना करंट ड्रॉ करेगा वो कैटल, ये हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड इन सेम सोर्स दैट टेक एज सेम करंट एज ऑल थ्री, व्हाट इज द करंट थ्रू इट, ठीक है। तीनों को हम किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं ये हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3, वैल्यू पुट की 100 plus 50 plus 500, ये आ जाएगा 500, 5 plus 10 plus 1, सोल्व करेंगे 16/500, r की वैल्यू आएगी 500/16। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया इन तीनों का, ठीक है। अब ये सर्किट से कितना करंट ड्रॉ करेंगे वो फाइंड कर सकते हैं हम। V इज इक्वल टू IR, V हमारे पास 220 है, I की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है, R की वैल्यू 500/16, इससे हम I फाइंड कर देंगे 220 इंटू 16/500, 0 से 0 कटा, 2 से काट दिया 11, 25 आगे नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 176/25, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे 6.701 एम्पियर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक केटल है उसका जो करंट ड्रॉन है वो 7.01 एम्पियर। जितना करंट ये तीनों मिलके ड्रॉ करेंगे उतना ही एक इलेक्ट्रिक केटल ड्रॉ कर रही है। हम लिख देंगे करंट ड्रॉन बाय केटल, सॉरी इलेक्ट्रिक केटल कितना करंट ड्रॉ कर रही है वो 7.01 एम्पियर। उसका रेजिस्टेंस कितना है टोटल वो भी हम जितना ही आया था उसको फाइंड करके लिख सकते हैं, डिवाइड करके सोल्व करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ देम इन सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों अप्लायंसेस को ऐड किया जाता है, पहले भी आ चुका है ये, ठीक है। हम इसमें 4 रीजन लिखेंगे। पहला रीजन, सेपरेट स्विचेस कैन बी ऑपरेटेड, मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, सेपरेट स्विचेस कैन बी यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पहला रीजन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस आएगा। थर्ड रीजन, इफ वन अप्लायंस गेट डैमेज्ड देन करंट विल रिमेन टू सप्लाई इन अदर अप्लायंसेस, ठीक है। इफ वन अप्लायंस गेट डैमेज्ड देन करंट will remain to supply in other appliances। और लास्ट आ जाएगा वोल्टेज रिमेन सेम या पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 4 रीजन हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 3 रेजिस्टर हैं 2 ohm के, 3 ohm के और 6 ohm के, इनको हम किस तरह से कनेक्ट करें कि इनका रेजिस्टेंस 4 ohm आए, ठीक है, 4 ohm आए।
मैंने बताया था हमें कुछ कुछ हिंट मिल जाएगा। 4 लाने का तरीका क्या है, 2 + 2 = 4। एक तो यहाँ पर 2 ओम का है। 3 और 6 को हम जो है कैसे जोड़े कि इनका टोटल रेजिस्टेंस 2 आए। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं सीरीज में तो 3 + 6 9, पैरेलल में जोड़ेंगे इनको, तभी तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा कुछ ना कुछ। ये 3, ये 6, ये 2, ठीक है। और अब हम इसको सोल्व करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इसका फाइंड करेंगे। वही तरीका, R1 R2 R3 मान लेंगे, R1 R2 R3, ठीक है। और इसको हम सोल्व करेंगे। पहले R2 और R3 साफ दिख रहे हैं हमें किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। 1/R2 + 1/R3 यानी 1/3 + 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 + 1 3/6। आगे सोल्व करेंगे 1/2, 1/R डबल डैश था ये, R डबल डैश की वैल्यू 2 ओम, ठीक है। सर्किट डायग्राम चेंज हो गया हमारा, दोबारा से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा R1 था 2 ओम का, R2 और R3 को ऐड करके क्या आया है R डैश, ये हमारा R डैश है 2 ओम का। अब हम इनको सीरीज में जोड़ देंगे, ये आपको सोल्व करके दिखाना है, ध्यान रखेंगे आप। R = R1 + R डैश 2 + 2 = 4। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि इन तीनों को इस तरह से जोड़ो कि टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आए। ये हमारे लिए आसान है क्योंकि हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो कम होता है। हम तीनों को जोड़ देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, तीनों को हमने किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा, पैरेलल में। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर देंगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। 1/2 + 1/3 + 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 + 2 + 1 6/6 यानी 1। R की वैल्यू 1 ओम है, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व भी करेंगे और इसका सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by the combination of 4 coils of 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। हमारे पास 4 कॉइल हैं, मतलब 4 रेजिस्टेंस हैं और उनकी वैल्यूज हमें गिवन है। 4 रेजिस्टेंस जो हैं R1, R2, R3, R4, इनकी वैल्यूज हमें गिवन है। R1 जो है वो है 4, ये 8, ये 12 और ये 24 ओम। और हमसे पूछा है कि इनका हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब आएगा ये बताओ, और लोवेस्ट कब आएगा वो बताओ। हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है और लोवेस्ट रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। सबको सीरीज में जोड़ देंगे, इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे 4 + 8 + 12 + 24, आंसर आ जाएगा 48 ओम। इसी तरह से इन सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, वैल्यू पुट करेंगे 4 8 12 24, एलसीएम आ जाएगा 24 6 3 2 1, ऐड करेंगे 12/24। ध्यान रखना ये 1/R आ रहा है, उल्टा करेंगे R की वैल्यू 24/12 यानी 2 ओम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को आप बिल्कुल साथ के साथ अपनी नोटबुक में सोल्व करते जाएंगे। तरीका मैंने बताया था, जब तक आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया सोच लिया मुझे आ गया। न्यूमेरिकल्स की हमेशा प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। पेज नंबर 218 फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हीटर है हमसे पूछा है कि जो उसकी कॉर्ड है वो ग्लो नहीं करती।
इट डज नॉट ग्लो। जबकि हीटर का जो एलिमेंट होता है, जो वायर होता है, वो ग्लो करता है। इसके पीछे क्या रीजन है? आंसर में हम क्या लिखेंगे? जो हीटर की कोड है, कोड ऑफ हीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर। वो किस चीज की बनी हुई है? कॉपर की, विच हैज लो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कैसा है? लो है। सो वेरी लेस हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट, उसमें हीट प्रोड्यूस्ड कम होगी। एंड इट डज नॉट ग्लो, वो ग्लो नहीं करेगी। अब आ जाए एलिमेंट पर। सब चीजें इसकी अपोजिट, मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ आप जो है यहां पे समझेंगे। द एलिमेंट ऑफ हीटर, एलिमेंट ऑफ हीटर इज मेड अप ऑफ एलोइज like nichrome, copper, etc. which have high resistance। उनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वर्ड यूज करेंगे, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। यहां पर भी हम रेजिस्टिविटी लिखेंगे, which have high resistivity, so more heat is produced in it, उसमें हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी, and it glows। सारा कमाल जो है रेजिस्टिविटी का है। रेजिस्टिविटी एलोइज की कैसी होगी? हाई होगी, हीट प्रोड्यूस्ड ज्यादा होगा और कुछ हीट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो जो है एलिमेंट ग्लो करेगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज। हीट हमें फाइंड करनी है, चार्ज हमें दे रखा है 9600 कूलम, 000 है ये, 000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। टाइम हमें दे रखा है 1 आवर। आवर को चेंज कर लेंगे हम मिनट्स में और बाद में सेकंड्स में। कितने सेकंड्स हो गए? थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, हमें हीट प्रोड्यूस निकालनी है और हमारे पास जो है यहाँ पर V है, Q है और T है। हम पहले Q और T से I फाइंड कर लेंगे। I इज इक्वल टू Q बाई T। Q की वैल्यू कितनी है? 9600 और T की वैल्यू 3600। ठीक है, ये क्या आ गया? I मतलब करंट, इतने एम्पियर। सोल्व नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अब ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें HI, II, VI, ठीक है, ये आए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे H इज इक्वल टू VIT। VIT लगाया हमने फॉर्मूला, ठीक है। V की वैल्यू कितनी? 50। I की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की है 9600 अपॉन 3600 इंटू T। टाइम कितना है? 3600। टाइम से टाइम कट जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 0, इतने जूल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। यहां से हमने एक नया फॉर्मूला भी बना लिया हीट का, क्या? H इज इक्वल टू V और I इंटू T, ये इक्वल होता है Q के। तो ये H इज इक्वल टू V इंटू Q, ये हीट का ऐसा फॉर्मूला है, इसमें टाइम नहीं है। अगर हमें यहाँ पे टाइम नहीं भी दिया होता तब भी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते थे, H इज इक्वल टू V इंटू Q से। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 218 का ही। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 20 ओम, टेक से करंट ऑफ 5 एम्पियर। कितना करंट ले रहा है? 5 एम्पियर। और कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट, हीट प्रोड्यूस्ड हमें फाइंड करनी है। टाइम हमें दे रखा है कितना? 30 सेकेंड्स। मैंने बताया था हीट प्रोड्यूस के 3 फॉर्मूले, VIT, I स्क्वायर RT और तीसरा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। अब आप देख लीजिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। हीट हमें फाइंड करनी है, R है, I है, T है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। R है, I है, T है, मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, बाकी की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले फॉर्मूले से इसको हम सोल्व कर देंगे।
एच की जगह एच, आई की जगह 5, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, आर की वैल्यू 20, टी की वैल्यू 30, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 20 इंटू 5 100 इंटू 5 इंटू 30, 1 2 3 0, 5 3 जा 15, इतने जूल ये हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके बाद पेज नंबर 220, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डेवलप्ड। रेट एट विच एनर्जी इज डेवलप्ड मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, ये हमें फाइंड करना है। हमें पता है एनर्जी या टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम ये इक्वल होता है पावर के, तो इसको हम लिखेंगे पावर। पावर डिटरमाइन रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड या एनर्जी इज डेवलप्ड। सेकंड क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक मीटर टेक्स 5 एम्पियर, मोटर है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर ऑफ करंट, करंट कितना ड्रॉ कर रही है मोटर 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, V की वैल्यू 220 वोल्ट है। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, पावर फाइंड करना है हमें कितनी पावर है उसकी, और इसके बाद नेक्स्ट केस में हमें एनर्जी कंज्यूम भी निकालनी है। टाइम दे रखा है हमारे पास 2 आवर्स। सबसे पहले P निकाल देंगे, P इज इक्वल टू वी आई से। V हमारे पास 220 है, I की वैल्यू कितनी है 5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1100 वाट, पावर निकल गई हमारी। अब हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर 1100 ये वाट है, किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, टाइम कितना लिया 2 आवर्स, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, 2 जीरो कटी, 22 अपॉन 10 यानी 2.2 किलोवाट आवर, ये जो है एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगी। अब हमारा फोकस ओम्स लॉ के ऊपर होगा कि जो है ओम ने अपनी जो लॉ था उसको कैसे प्रूव किया। हमें पता है ओम्स लॉ में जो है ये था कि V is directly proportional to I. The potential difference across the two ends of conductor is directly proportional to the current flows through it if the temperature remains same. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि V and I दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ओम ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो साथ साथ करंट भी इंक्रीज होगा, और इसके बारे में पूरी एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी में हम 3 चीजें करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, हमने क्या क्या चीजें सेटअप की हैं वो, उसका प्रोसीजर, ठीक है, और उसकी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसका, तो सभी बच्चे बोर्ड के ऊपर फोकस रखेंगे। ओम ने सबसे पहले 4 सेल लिए इस तरह से, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। He took 4 cells of V volt each. हर एक की वोल्टेज कितनी है V V वोल्ट के सेल थे, और उनको जोड़ा नाइक्रोम वायर से इस तरह से। ये नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम का ही क्यों लिया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लेट इट्स रेजिस्टेंस इज R। और इस वायर को जोड़ दिया किस चीज से, एमीटर से और की से इस तरह से, और वोल्ट मीटर से। हमें पता है वोल्ट मीटर को हम हमेशा किस कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और उसके बाद सारे के सारे जो सेल हैं उनको एक एक करके सर्किट से जोड़ा। सबसे पहले सिर्फ एक सेल को सर्किट से कनेक्ट किया, ध्यान से देखना, ये सारे कनेक्टिंग वायर हैं, सिर्फ एक सेल को मैं यहां बना रहा हूं इस तरह से, एक सेल को इस तरह से जोड़ा सर्किट से, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट आया, यहां आया, कुछ करंट किस में गया, रेजिस्टेंस में गया, कुछ करंट ऐसे होता वोल्टमीटर में आया, ये वोल्टमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव यहां से गया, एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव। ये कब हुआ था, जब स्विच को ऑन किया, ध्यान रखना। तो उससे पहले स्विच को हम ऑन करेंगे,
ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया करंट, यहाँ से होता हुआ वापस आया। तो सबसे पहले उसने एक सेल को सर्किट से कनेक्ट किया और रीडिंग नोट की वोल्टमीटर में एंड एमीटर में। उसके बाद दो सेल को सर्किट से जोड़ा इस तरह से। अब दो सेल जुड़े हुए, ध्यान से देखना आप, ठीक है। यहाँ से करंट चला, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, इस तरह से। अब दो सेल जुड़े हुए। उसके बाद सर्किट से तीन सेल को कनेक्ट किया, ठीक है, इस तरह से। ये तीन सेल कनेक्ट है, ये वाले तीन, 1 2 3। और लास्ट में सर्किट से कितने सेल को जोड़ा? 4 सेल को जोड़ा। और हर एक केस में रीडिंग नोट करते गए वोल्टमीटर में एंड एमीटर में। ये हमारी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई। जैसे आपको लिखना है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ही टूक 4 cells of V volt each and connect them with a nichrome wire having resistance R and voltmeter, ammeter and key as shown in circuit diagram. सर्किट डायग्राम बना देंगे हम, ठीक है। फर्स्ट ही कनेक्टेड ओनली वन सेल with the circuit and note down the reading of voltmeter and ammeter. Then he repeated this phenomena, this activity by 2 cells, 3 cells and 4 cells and note down the reading of voltmeter and ammeter in each case. ये सारी बातें आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई हैं, तो ये सारा इसका प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, क्या उसने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई, इसमें 4 कॉलम है। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल यूज्ड, कितने सेल उसने यूज किए। उसके बाद वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या थी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग क्या थी, और लास्ट में V अपॉन आई की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले उसने एक सेल को यूज किया। वोल्ट मीटर की रीडिंग मान लो 1.5 वोल्ट है, ठीक है, और एमीटर की रीडिंग मान लो 0.1 एम्पियर, ठीक है। दो सेल को यूज किया, वोल्ट मीटर की रीडिंग 3.0 हो गई, एमीटर की रीडिंग 0.2 हो गई, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 4.5 वोल्ट हो गई वोल्ट मीटर की रीडिंग 3 सेल को यूज करने पे, एमीटर की रीडिंग 0.3 एम्पियर, 4 सेल को यूज करने से 6.0 और एमीटर की रीडिंग 0.4 एम्पियर। आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है उसी प्रोपोर्शन में करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। वोल्टेज 1.5 से 3 हुई, डबल हुई, करंट भी क्या हो गया, डबल। वोल्टेज 1.5 से 4.5 हुई, ट्रिपल, करंट भी क्या हो गया, ट्रिपल। वोल्टेज 4 टाइम्स हुई, करंट भी क्या हुआ, 4 टाइम्स, ठीक है। V अपॉन आई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पहले वाले केस में 1.5 अपॉन 0.1 यानी 15 क्या ओम, ठीक है, क्योंकि ये R के बराबर आएगा। दूसरे में 3 अपॉन 0.5 2, ये भी आएगा कितना, 15। 4.5 अपॉन 0.3 6.0 अपॉन 0.4। हर एक केस में V अपॉन आई की वैल्यू सेम आ रही है। V अपॉन आई की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे हमने V को इंक्रीज करते गए उसी प्रोपोर्शन में I भी इंक्रीज होता गया। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस एक्टिविटी में आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और क्या क्या कंस्ट्रक्शन है वो लिखेंगे। उसके बाद इसका प्रोसीजर कि हमने पहले एक सेल को जोड़ा, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, इस तरह से। उसके बाद में ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है और लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना है। तो ये ओम्स लॉ वाली एक्टिविटी थी। इसके अलावा एक एक्टिविटी और आपको करनी है, वो आप अपने आप आराम से कर सकते हैं। 12.3 एक्टिविटी, इसमें ये बताया गया है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, कि रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ वायर, एक बार हम स्मॉल वायर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट केस में हम लंबा वायर लेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। जिस वायर की लेंथ ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। दूसरे केस में उसका एरिया जो है हम क्या ले लेंगे, थिक लेंगे, उस केस में रेजिस्टेंस कम आएगा, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तीसरे केस में हम एक बार कॉपर का वायर लेंगे, एक बार नाइक्रोम का वायर लेंगे। नाइक्रोम के वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, मतलब रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये 12.3 एक्टिविटी है, आप आराम से एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे, आपको हर चीज़ इसकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ें यही थी कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, मेनली लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ये 12.3 एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटीज, दो एक्टिविटीज इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो डाउट जो है मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है। अपनी पूरी तैयारी करें, कल आपका टेस्ट है, टेस्ट की टाइमिंग, इंस्ट्रक्शंस वो आपको बता दी जाएंगी, लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह होनी चाहिए। रात दिन लगकर आप चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, थैंक यू।